प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का जो दूसरा भाग है उसके बारे में, और एक लौह स्तंभ लेख हमें प्राप्त होता है दिल्ली के पास मेहरौली नामक स्थान पर। उस मेहरौली नामक जो स्थान है दिल्ली में, उस मेहरौली लौह स्तंभ में जो लौह स्तंभ लेख है उसमें हमें चंद्र नामक शासक की, राजा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख में जिस चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है, वो संस्कृत की अलंकारिक भाषा में वो स्तंभ लेख लिखा हुआ मिलता है। लेकिन उस चंद्र नामक राजा के बारे में और कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, ना तो समय प्राप्त होता है, ना उसके वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ना कोई वंशावली प्राप्त होती है। केवल चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों की अलंकारिक शैली में उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने दूरदर्शिता कूटनीति के तहत अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने गुप्त साम्राज्य को पुनः उसके गौरव को, उसके मान को बढ़ाया और पश्चिमी भारत में शकों की शक्ति को समाप्त करके अपना साम्राज्य विस्तार भी किया पश्चिम दिशा में। और गुप्त साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी वो अरब सागर तक विस्तृत हो गई। कई गणराज्यों, छोटे छोटे जनजाति गणराज्य जो स्थित थे, उनको भी समाप्त करके गुप्त साम्राज्य में मिलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जाता है। अब बात करते हैं मेहरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा, उसकी उपलब्धियां। अब प्रश्न ये उठता है, हम जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो ये है कि मेहरौली लौह स्तंभ वाला जो चंद्र नामक राजा है, शासक है, वो कौन है? उसमें किस शासक की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख किया गया है? इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है कि चंद्र नामक राजा कौन था। जैसे मैं आपको जिक्र करते हैं थोड़ा सा, तो कि कौन कौन से शासक को चंद्र नामक शासक से, राजा से संबंधित करने का इतिहासकारों ने प्रयास किया है। उसमें जॉन प्लेटर कैनेडी, ये जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि मेहरौली लौह स्तंभ लेख में जो चंद्र नामक राजा है वो चंद्रगुप्त प्रथम ही है। लेकिन हमें चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319-20 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था, वो चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों के साथ संबंधित करने योग्य उसकी उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती, और उसकी किसी भी चंद्र रूपाकृति या चंद्र जो उपनाम है उसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो चंद्र नामक राजा की उपलब्धियां मिलती हैं मेहरौली लौह स्तंभ लेख में, वो समुद्रगुप्त की थी, और समुद्रगुप्त ही चंद्र नामक राजा था, उसी ने वो उपलब्धियां प्राप्त की थी। और मेहरौली लौह स्तंभ लेख में उल्लेखित उत्कीर्ण जो उपलब्धियां हैं वो समुद्रगुप्त की ही उपलब्धियां हैं।
लेकिन हमें किसी भी प्रमाण से, साक्ष्य से समुद्रगुप्त के चंद्र नामक उपाधि, उपनाम के बारे में इतिहास में जानकारी प्राप्त नहीं होती। कुछ इतिहासकारों ने जो चंद्रवर्मन है, उस चंद्रवर्मन नामक शासक को मेहरौली लौह स्तंभ लेख वाला चंद्र नामक राजा से उसको संबंधित किया है। लेकिन चंद्रवर्मन शायद इतना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक नहीं था जिसकी उपलब्धियों का श्रेय चंद्रवर्मन को दिया जा सके। कुछ इतिहासकारों ने मेहरौली के चंद्र नामक राजा का संबंध कुषाण शासक कनिष्क से भी जोड़ा है। उन इतिहासकारों का मानना है कि कनिष्क ही का मूल नाम चंद्र था और कनिष्क ने ही जो मेहरौली स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया और उसमें जो उपलब्धियां हैं वो कनिष्क की ही उपलब्धियां हैं। लेकिन विद्वानों के एक समूह कनिष्क को चंद्र नामक राजा नहीं मानता। एक अन्य जो इतिहासकारों का बड़ा वर्ग है वो ये कहते हैं कि मेहरौली लौह स्तंभ लेख में उत्कीर्ण अंकित जो उपलब्धियां हैं, जो विजय हैं, जो परिस्थितियां, जो समय, जो कालक्रम संबंध स्थापित होता है, उस उपलब्धियों का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य को ही दिया जाना चाहिए, ऐसा अनेक विद्वानों का मानना है। तो ओवरऑल हम जब बात करते हैं कि मेहरौली लौह स्तंभ लेख किसका है, उसमें किस शासक की उपलब्धियों का उसमें उल्लेख मिलता है। तो अगर हम निष्पक्ष रूप से अगर हम बात करते हैं 100% सत्य के करीब की, तो ये तो आज भी विवादित ही है। हकीकत तो यही है कि 100% निष्पक्ष और यथार्थ सत्य जो है वो कहीं न कहीं 100% सत्य प्राप्त नहीं होता। हाँ, हम जब समर्थन की बात करते हैं, बहुमत की बात करते हैं, अधिकांश इतिहासकारों की राय की बात करते हैं, तो उनका जो बहुमत है वो ये कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही मेहरौली स्तंभ लेख में अंकित उत्कीर्ण चंद्र नामक राजा था। खैर जो भी हो, हम बात करते हैं कि उस मेहरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन क्षेत्रों को, किन भौगोलिक प्रदेशों की विजय प्राप्त की। चंद्र नामक एक राजा था, इसकी बात करते हैं। मेहरौली स्तंभ लेख जो दिल्ली के पूर्व में, आज तो दिल्ली में ही आ गया है, तो वहाँ स्थित है। इसमें लिखा है चंद्र नामक एक राजा था, उसने अपने भुजबल यानी भुजाओं के बल पर अपने अधिराज्य की स्थापना की थी। उसका शासन दीर्घकालीन और सुचिर था। वह बंग युद्ध में उसने अपने सम्मिलित रूप से आए शत्रुओं को पराजित किया था। बंग युद्ध यानी बंगाल के युद्ध में। युद्ध में सिंधु नदी के 7 मुखों को पार करके उसने बाहिलकों को परास्त किया था। उसके शौर्य समीर से आज भी दक्षिण समुद्र सुगंधित है, यानी उसके शौर्य से, उसके यश से दक्षिण में समुद्र तक आज भी सौम्य सुगंधित है। जिस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था उस समय तक वह राजा मर चुका था। यानी हम जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख के चंद्र नामक राजा की बात करते हैं, जब ये मेहरौली स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया गया था, गढ़वाया गया था, खुदवाया गया था, स्थापित किया गया, जब तक इस राजा की मृत्यु हो चुकी थी। और यह राजा वैष्णव धर्म का अनुयायी था।
उसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु भगवान का एक ध्वज स्थापित करवाया था। अधिकांश विद्वान इस स्तंभ लेख का चंद्र का समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से ही करते हैं, और इस स्तंभ लेख की कोई तिथि भी नहीं मिलती है, परंतु इसकी लिपि निश्चित रूप से ही गुप्तकालीन लिपि है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें पहला है बंगाल विजय, दूसरा है बाहिल्क प्रदेशों की विजय, तीसरा है दक्षिणापथ राज्य पर पुनः आधिपत्य स्थापित करना। यह उल्लेखनीय है कि बंगाल पर समुद्रगुप्त का आधिपत्य था। समुद्रगुप्त का अधिकार संभवतः दक्षिण बंगाल पर था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शायद उत्तरी बंगाल पर आक्रमण करके उस पर अधिकार प्राप्त करके उसे गुप्त साम्राज्य में मिलाया था। बाहिल्क अर्थात बैक्ट्रिया माना जाए या उससे अभिप्राय नदियों के देश पंजाब प्रदेश से है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमोत्तर भारत में कुषाणों के वंशज अभी तक राज्य कर रहे थे, और संभवतः उन्हीं बाहिल्क जाति से संबोधित कर दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय सिंधु नदी की निचली घाटी के प्रदेशों को जीतता हुआ पंजाब पहुंचा होगा और बाहिल्क क्षेत्रों को जीता होगा। लेकिन यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि चंद्रगुप्त द्वितीय सिंधु नदी की 7 नदियों सतलज से लेकर काबुल तक को पार कर काबुल अफगानिस्तान प्रदेश में पहुंचा हो और बैक्ट्रिया के निवासियों को जीतकर अपने साम्राज्य सीमा में पहुंचा दिया गया हो। यदि हम मेहरौली लेख के चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय स्वीकार कर लें तो उपर्युक्त लेख से यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिणापथ के क्षेत्रों में पराक्रम और अपने प्रताप से पुनः गुप्त आधिपत्य को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। प्रोफेसर श्री राम गोयल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ताज में मेहरौली लेख के चंद्र का समीकरण समुद्रगुप्त के साथ किया है। जैसे मैंने आपको बताया, कई इतिहासकार समुद्रगुप्त को भी उसका श्रेय देते हैं कि चंद्र नामक जो राजा था वो समुद्रगुप्त था। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई मेहरौली लोह स्तंभ लेख के चंद्र नामक राजा और चंद्रगुप्त द्वितीय के समीकरण संबंध की। अब बात करते हैं चौथी, चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कम से कम पंजाब तक अवश्य ही स्थापित कर ली थी। संभव है कि बैक्ट्रिया तक का उसका क्षेत्र उसके अधीन हो चुका था। पूर्व में उसका साम्राज्य बंगाल तक विस्तृत था। दक्षिण पश्चिम में सिंधु डेल्टा, गुजरात, काठियावाड़ पर उसका अधिकार था। दक्षिण के वाकाटक और कदम्ब वंश उसके प्रभाव में थे, जहां उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। दक्षिणापथ के अन्य राजा भी उसके प्रभाव को स्वीकार करते थे। मेहरौली स्तंभ लेख के अनुसार उसके शौर्य समीर से आज भी दक्षिण समुद्र सुगंधित है। इस प्रकार भारत के एक बहुत बड़े भूखंड पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अधिकार था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इतने बड़े प्रदेश पर किसी भारतीय शासक ने शासन नहीं किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जैसे कि आप जानते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि जो गुप्त साम्राज्य को जो एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का, उसको राजनीतिक एक साम्राज्य की जो अवधारणा है साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय तो समुद्रगुप्त को ही जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी योग्यता, अपनी दूरदर्शिता, अपनी कूटनीति से, अपने योग्यता के बल पर उसके राज्य को और विस्तारित ही किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम भारत को जीता, छोटे छोटे गणराज्यों को जीता, और अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने वाकाटकों का सहयोग प्राप्त किया जो उनके प्रभाव में आ गए रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद। इसके अलावा कदम्ब राजवंश पर भी उसका वैवाहिक संबंधों के परिणाम स्वरूप वो भी उसके प्रभाव में था।
और जब हम मेहरौली लौह स्तंभ लेख की उपलब्धियों को जब समीकरण हम चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ कर देते हैं तो उसमें उत्तरी बंगाल को उसने और जीता। इसके अलावा हम जब बात करते हैं पश्चिम उत्तर में पंजाब और बैक्ट्रिया तक का भी काफ़ी भाग शायद उसने अपने शौर्य और पराक्रम से उसको गुप्त साम्राज्य में मिलाया। तो हम देखते हैं कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक और पूर्व में बंगाल से ही लेकर यूँ कहें कि पश्चिमोत्तर में बैक्ट्रिया और पंजाब को हिंदू कुश वहाँ से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक और दक्षिण पूर्व में आंध्रा तक शायद चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार था, उसका उस पर सीधा शासन था। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जिसमें बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तित्व। प्राय संपूर्ण भारत पर शासन और आधिपत्य स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त शासन को संगठित करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाता है। उसके आदर्श शासन की प्रशंसा उस समय आने वाले प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। और महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी तक वो भारत में रहा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फाहियान ने कहीं पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन तत्कालीन जो समाज, जो संस्कृति है, जो प्रशासन है, उसकी वो प्रशंसा करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था, धर्मावलंबी था और उसने मुद्राओं और गुप्त अभिलेखों में उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। मेहरौली स्तंभलेख में उसे वैष्णव कहा गया है। उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। चंद्रगुप्त धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था तथा अन्य धर्मों का भी आदर करता था। महान विजेता तथा कुशल प्रशासक होने के साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय सांस्कृतिक उत्कर्ष का अग्रदूत भी था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय न केवल गुप्त साम्राज्य अत्यधिक उसका विस्तार हुआ, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, चिकित्सा मतलब समाज के सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई, विकास हुआ। और महत्वपूर्ण बात है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का दीर्घ शासन काल है, उस शासन काल में जो शांति और स्थायित्व बना रहा, स्थापित हुआ, उसी के मद्देनजर समाज और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई, विकास हुआ और जो लोगों में जो सौहार्द स्थापित हुआ और बना रहा। वह विद्यानुरागी था, विद्वानों को आश्रय देता था, प्रोत्साहित करता था। संस्कृत का जो महान कवि है, महान कवि कालिदास, जिसकी 7 रचनाएं, 2 महाकाव्य मेघदूत, ऋतुसंहार, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव और रघुवंश 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार 4 और 3 उनके प्रसिद्ध नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो महान कवि और विद्वान कालिदास को भी चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य का समकालीन माना जाता है। और वो एक विलक्षण प्रतिभा और शिरोमणि थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कला, स्थापत्य, मूर्तिकला का उल्लेखनीय विकास हुआ और भारत का सांस्कृतिक विकास जो था वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल जब हम पढ़ते हैं, गुप्तकालीन जो साम्राज्य पढ़ते हैं, उनमें हम देखते हैं कि इस वंश का जो संस्थापक है श्रीगुप्त, घटोत्कच जो दूसरा शासक था, तीसरा शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा शासक था समुद्रगुप्त, पांचवा रामगुप्त और छठा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त काल के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इसके अलावा इसके बाद कुमारगुप्त ने शासन किया, स्कंदगुप्त ने किया, लेकिन हम जो प्रकाष्ठा मानते हैं, मान सकते हैं सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी दृष्टि से वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को हम चरम उत्कर्ष का काल मान सकते हैं। धन्यवाद।